बस खींची, ट्रक खींची, ट्रेन का इंजन खींचा, हवाई जहाज है बोइंग 7.7 उसको खींचने का हम प्लान कर रहे हैं। जो घर की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी तो नेचुरल की तरफ वो जाते ही नहीं। तो यूथ की डाउन जाने का कारण है और सोशल मीडिया भी। लोगों को वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बीच का अंतर ही नहीं पता है। गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है। अनक्वालिफाइड जो कोच बन जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी बन रहे हो, आपको नॉलेज तो कुछ है नहीं। फिर आपको हो गया सरकार के रोने रोता रहता है, सरकार सरकार बोलता रहता है। नमस्ते भारत, मैं दोबारा से गोपाल शर्मा, मेरे साथ क्षितिज शर्मा। इस बार फिर हम एक नए हिडन टैलेंट के साथ आपके सामने एक स्टोरी लाइन लेकर आए हैं। मैं चाहूँगा उनके बारे में बहुत प्राउडली, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मैं हर बार जैसे इंट्रोड्यूस करता हूँ वैसा मैं प्राउडली बोलूँगा। मैं इस बार आपके लिए इंडियाज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लेकर आया। मुझे लगता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग आज भी नहीं जानते कि हमारा इंडियाज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कौन है, किस चीज़ में है, कब उनको वो टाइटल मिला, कब किस तरीके से वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बने, कितने उनके पास में लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं बोलूँगा भारत से भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिलते हैं या इंडिया लेवल पे जो नेशनल रिकॉर्ड्स मिलते हैं उन्होंने वो ब्रेक करे, मतलब अपने नाम करे। कहीं ना कहीं यही है ट्रू लेजेंड ना इंडिया। एक्चुअली सो बेसिकली आप बस बने रहिए। आइए मिलते हैं परवीन सोलंकी जी से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मतलब मैं सही से बताऊं तो मुझे डर भी लग रहा है आपसे बात करने में, एज अ लाइक इंडियाज़ एंड वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और जब मैं बात करने लगता हूं सर से तो पता लगता है कि सर इतने पोलाइट, इतने टेक्सचर वे में बात कर रहे हैं कि मतलब सर कैसे कंट्रोल करते हो आप ये सारी शक्तियों को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने चैनल पे अच्छे अच्छे जो स्पोर्ट्स के जो हिडन स्पोर्ट्स की जो प्रतिभाएं हैं उनको आप आगे निकाल रहे हो सर, और भविष्य में आप बहुत आगे जाएं, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं। और दूसरी बात है पावर की। पावर तो जैसे जैसे आप भी करेंगे, जिम जाएंगे, पावर बढ़ेगी तो आपको उसको कंट्रोल करना भी आ जाएगा। बात सही है सर। तो जैसे जैसे आप करेंगे वो सब आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, वो डिपेंड ऑन यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि सर ने रिसेंटली अपना दिल्ली स्टेट इन्होंने क्वालिफाई करी है और सर नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं पावर लिफ्टिंग में। हाँ जी। सो आइए जानते हैं सर कैसे तैयारी कर रहे हैं। सर कहाँ से आपने पूरा प्रॉपर अपना पूरा आप थोड़ा सा इंट्रो करेंगे अपना देंगे कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा, कैसे कैसे क्या अचीवमेंट्स आई एंड कहाँ तक आप अभी रनिंग में हैं? ये हमने स्टार्ट किया 1999 से। 1999 में मैंने बॉडी बिल्डिंग की। जो कुछ फ़ोटो आपके पीछे हैं, कैमरे के पीछे हैं, 99 में 4-5 साल मैंने बॉडी बिल्डिंग करी। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग करी। पावर लिफ्टिंग में मैंने एशिया खेला है, जो हम 2017 में फिलीपींस खेल के आए थे और उसमें सीएम साहब भी हमारे गांव में आए थे। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है, किक बॉक्सिंग है। और 2013-14 में इग्नू एक संस्था है, उसने मेरे को अर्जुन अवार्ड के लिए रिकमेंड भी किया था। और 2015 में पद्मश्री के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो मैंने अपने नाम किए हैं। वेरी गुड सर। सो सर थोड़ा सा बताएंगे कि जो रिकॉर्ड का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका? रिकॉर्ड का सिलसिला हुआ था जब मैं यूएसए गया था। होटल के विंडो से मैंने देखा कि पार्क के अंदर कुछ, जैसे आपने एडी हॉल, मार्क फेलिक्स, ये बहुत ही अल्टीमेट नाम है, आप इनको गूगल पे सर्च करना। तो मैंने ये देखा कि ये कुछ ना ट्रेनिंग कर रहे होते पार्क के अंदर। फार्मर वॉक, जो कुछ लेके जैसे लोहा लेके भागते हैं तो उसको हम फार्मर वॉक बोलते हैं। और एक स्टोन का पत्थर होता है उसको लेके भाग रहे होते हैं, गाड़ी खींच रहे होते हैं। तो मैंने ये देखा वहाँ पे कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से आके मैंने इंडिया में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सब है ये, तो वहाँ पे आके मैंने पहले 5 गाड़ियाँ खींची। अच्छा। हाँ, तो लोग कह रहे थे पागल है, साला पागल है, ये क्या कर रहा है, ये समझ में मुझे मेरी भी नहीं आ रहा था और उनकी भी नहीं आ रहा था। तो हमारे क्या होता है कि किसी बंदे का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले वो वीडियो विजुअल तैयार करता है, किसी की मदद नहीं करता है वो। तो पहले मैंने 5 गाड़ियाँ खींची, थोड़ी और भीड़ आई, फिर मैंने एक ट्रक खींचा, फिर और ज़्यादा भीड़ थी। फिर मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम इससे बहुत ऊपर जाने लग गया लोग। फिर मैंने बस खींची, ट्रक खींची, ट्रेन का इंजन खींचा, सब मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब कुछ है। अब मैं एक हवाई जहाज है बोइंग 7.7 उसको खींचने का हम प्लान कर रहे हैं, जो कतार एयरवेज का है, वो दुबई में जाके
तो उसके लिए हम जद्दोजहद ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, तो इसलिए ये टैग मिला हमें इंडिया स्ट्रॉन्ग मैन का। तो जस्ट फॉर नंबर्स, आपने गाड़ी खींची है? मैंने 5 गाड़ियाँ, फिर 10 गाड़ियाँ, 10 फिर गाड़ियाँ। ट्रक खींचा, फिर बस खींची, फिर एक हाईवा खींची, एक ट्रेन का इंजन भी हमने ट्रेन का इंजन? हजरत निजामुद्दीन जाके हमने ट्रेनिंग करी है, वो भी एक वीडियो मेरी फेसबुक पे है। वो मतलब ट्रेन का इंजन का अप्रूवल लेके खींचा है? हाँ खींचा है वो। मैं ये पूछने वाला था वो क्योंकि हमने हवाई खींचा जहाज- है, लेकिन वो वीडियो जो है ना वो रेलवे वालों ने हमें दी नहीं। ऐसा क्यों? ठीक है, परमिशन उनको मिली नहीं, उनका भी अपना क्राइटेरिया है भाई। अब एक हवाई जहाज का हमारा प्लान है। मैं तभी बोल रहा था कि मैं कहा सर ट्रेन रह गई है, पर आपने बता दिया कि ट्रेन भी नहीं, खींच चुके हैं। ट्रेन भी ट्रेन का इंजन खींच चुके हैं। और और मैंने एक सर वीडियो देखी थी आपकी जिसमें आप वो जो एक आता ना सर हाइड्रोलिक क्रेन, अब वो भी खींच रहे थे। हाँ, गेहूं निकालने का होता है वो 13,000 किलो का है वो। अच्छा। वो ज़्यादातर किसान बवाना में एक गांव है यहाँ पे, मैंने उस गांव में जाके वो रिकॉर्ड भी बनाया था। और वो गेहूं निकालते हैं, क्रेशर उसको बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक बोल कुछ ही बोल सकते हैं। तो 13,000 किलो का था वो। ओके, तो मतलब आपने ऐसी चीजें पहले खींच चुके हो कि अब हाईएस्ट में प्लेन बचा है? हाईएस्ट में प्लेन बचा है अभी वो बचा हुआ है? हाँ, प्लेन में बचा हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंजरी ना हो। जैसे अभी थोड़ी मेरी कमर में भी इंजरी है अभी, तो इसका इलाज करा रहे हैं, धीरे 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 वो चीज़ करते जा रहे हो। तो सर पावर लिफ्टिंग ही क्यों चुना आपने? मतलब इंडिया में तो और भी स्पोर्ट्स थे उस टाइम पे, कबड्डी कुश्ती खेलते थे लोग, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चलन था इन चीज़ों का। देखिए 1999 में हमने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, और पावर लिफ्टिंग सिर्फ इसी वजह से स्टार्ट करी क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी थी। जो घर की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, घर में एक कमाने वाला था, 4 खाने वाले थे। तो बॉडी बिल्डिंग में भी उस टाइम कम पैसे लगते थे, लेकिन पावर लिफ्टिंग में बिल्कुल 0 पैसा लगता था कि वजन उठाओ और पावर लिफ्टर तैयार हो जाओ। अच्छा। ऊपर वाले ने हाथों में जान दे रखी थी, पैरों में जान, तो इसलिए पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। तो सिर्फ पावर लिफ्टिंग हमने पैसे की वजह से ही स्टार्ट करी थी कि हमारे पास बॉडी बिल्डिंग में लगाने के लिए पैसा नहीं है। पर सर उस टाइम पे भी तो जैसे कि कहते हैं ना, वो पुराने ज़माने की खुराक लोग खाते थे, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन एक तरीके से आज के ज़माने का डाइट हो गई, तो इस चीज़ में भी तो पैसा लगता ही होगा ना। पहले क्या था कि पहले हम फल खाते थे। अब आप आमतौर पे देखेंगे आम इतना होता है, जब हम जर्नल किसी बाग में जाएंगे तो आम इतना होता है, लेकिन अब रेडियो पे आम इतना होता है। वो क्यों होता है? वो उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, खाद ज़्यादा डालते हैं, यूरिया ज़्यादा डालते हैं, वो उस वजह से आम इतना ज़्यादा होता है। जब मैं पावर लिफ्टिंग करता था, पहले करता तो आज भी हूँ, पहले और जब में ये फ़र्क है, पहले नेचुरल चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होती थी। आज वही चीज़ लोग पैसे के लालच में उसको यूरिया, खाद, इंजेक्शन वगैरह करके उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि पहले 100 का 100% वो हमारी बॉडी में लगता था, अब उसका 1% पार्ट हमारी बॉडी में लगता है। ओके। और न्यूट्रिशन की बात करो तो पहले जब हम करते थे तो प्रोटीन वगैरह नहीं था, तो ऐसे कोई फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में नहीं था। अब ये ज़्यादा हो रहा है। अब हर जिम वाला या हर एथलीट सोचता है कि भाई मैं इसको ज़्यादा लूँ, ज़्यादा करूँ, क्योंकि पहले लोगों के पास टाइम था। आज जिम करते हैं, उसके बाद प्रोटीन घोलते हैं और सीधा वो पी लेते हैं, तो एनर्जी वो अपनी वहीं से कंज्यूम कर लेते हैं, तो नेचुरल की तरफ वो जाते ही नहीं, फल फ्रूट की तरह वो जाते ही नहीं। बोले मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जिंदगी सबकी बहुत ज़्यादा रश में हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्पीड में हो चुकी है, तो इस वजह से शॉर्टकट्स आ गए हैं। शॉर्टकट भी आगे कुछ इनका जो ब्लेम है वो कोचेस की तरफ भी जाता है कि आज की डेट में जितने कोचेस हैं वो ज़्यादा बच्चों को प्रोटीन शेक की तरफ ज़्यादा बोलते हैं कि भाई प्रोटीन शेक लो। अब कोच की भी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने न्यूट्रिशन जो है वो लेते नहीं हैं, जूस नहीं पीते हैं, फल नहीं खाते, वो बच्चे भी आजकल शॉर्टकट चाहते हैं, तो इसमें कोच की भी कहाँ गलती है। बात सही है। मतलब पेशेंस खत्म हो चुका है। आज अगर मैं जिम में आया तो मुझे कल से ही पंपिंग चाहिए शरीर में। जी 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 जी। कहीं ना कहीं ये भी तो हो रहा है ना कि जो आजकल का जो यूथ जिम में आ रहा है वो सिर्फ एक इंस्टाग्राम की फ़ोटो खींचने के लिए आ रहा है कि भाई मेरे एब्स बन जाएं जल्दी से जल्दी, और मैं जल्दी से फोटो डालूंगा और सबको दिखाऊंगा। देखिए कहीं ना कहीं जो यूथ की डाउन जाने का कारण है वो सोशल मीडिया भी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया जो ना पार्ट बना लिया यूथ ने, अपना जीवन का एक पार्ट ही बना लिया। वो उठता है, जिम में जाता है, फ़ोटो खींचता है। ये भी एक हमारा जो बॉडी का नेगेटिव पॉइंट है वो ये भी है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपके रिकॉर्ड्स की तरफ में डाइवर्जन लेकर आता हूँ। जी जी। बॉडी बिल्डिंग और जो वेट लिफ्टिंग है, ये दोनों लाइक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जी। आपका वेट लिफ्टिंग कोर है, वेट लिफ्टिंग में कुछ है आपका? पावर लिफ्टिंग सॉरी, लाइक कोई बात नहीं।
आपकी गलती नहीं है, लोगों को वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बीच का अंतर ही नहीं पता है। जी सर अंतर क्या है वैसे? अंतर ये होता है कि जो वेट लिफ्टिंग होती है उसको हम कभी भी शोल्डर की तरह ऊपर उठाते हैं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, स्नैच एंड जर्क हम उठाते हैं। वेट लिफ्टिंग में 3 चीज़ों को मिला के वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। हम जो जैसे बेंच करते हैं, बेंच प्रेस लगाते हैं, स्क्वाट लगाते हैं, कंधे पे वजन डाल के उठक बैठक करते हैं, एक डेड लिफ्ट हम आगे से उठाते हैं। तो बेंच, स्क्वाट एंड डेड तीनों को मिला के पावर लिफ्टिंग बोलते हैं। ओके। और तीसरा गेम उसका तो बहुत ही कम लोगों को पता रहता है, वो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। इसमें क्या होता है? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में होता है जैसे हम बेंच पे करते हैं और उसमें बेंच पे नहीं होता, उस पर इक्लाइन प्रेस होता है। जो सेकंड बेंच होती है जिम में उसको इक्लाइन प्रेस होती है। इक्लाइन प्रेस होती है बाइसेप्स कर्ल, जो हम बाइसेप्स लगाते हैं। और तीसरा हैग लिफ्ट, डेड लिफ्ट को हम आगे से उठाते हैं, लेकिन हैग लिफ्ट को हम अपने हिप्स के पीछे से उठाते हैं। ओके। तो इक्लाइन, बाइसेप और हैग लिफ्ट, तो तीनों को मिला के स्ट्रेंथ लिफ्टिंग बोलते हैं। और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और 8 से 9 बुक्स में मेरा नाम है। दैट्स ग्रेट सर। तो सर इनका पता कैसे चला आपको कि मतलब इन रिकॉर्ड्स में अपना कैसे नाम लिखवा सकता हूँ या फिर कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? ये सारी चीज़ें कुछ तो कैटेगरी क्या होगा? मैं जिस इग्नू संस्था से पढ़ता था, डॉक्टर शशि भूषण जी, वो पहले पद्मश्री हैं हमारे जो बुक्स के ऊपर हैं। तो उनसे मुझे पता चला था ये सारी चीज़ें कि ये ऐसे ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ओके। सो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि आपने जो भी बुक्स रिकॉर्ड अपने नाम पे करे हैं, इसका सर गवर्नमेंट से कुछ आपको बेनिफिट्स मिला है? नहीं, गवर्नमेंट से तो कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर ये रिकॉर्ड्स हैं तो इनको आप एक क्राइटेरिया में ले सकते हैं, एक पॉलिसी में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि इस रिकॉर्ड बनाओगे तो आपको इतने पैसे देंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसको आप बंद कर दीजिए। क्योंकि सर मेरा जस्ट एक मानना है, आपके साथ में नाम लगता है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। सो बात आ रही है इंडिया की, आप सबसे पहले इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब आप बाहर यूएस गए, आपने बताया, या जब आप लंदन में जब आपने रिकॉर्ड लिया, उस टाइम में भी आपको इंडिया टाइटल दे रखा होगा। तो इंडिया से कुछ आज तक कोई बात नहीं सर आपके इन रिकॉर्ड्स को लेके इंडिया में? आप जर्सी तो इंडिया के नाम की पहनते होगे ना उस टाइम पे? देखो, वो आज भी इंडिया की पहनी है। इंडिया तो सर प्राउड है हमारा, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है। कभी उन्होंने कॉल करके नहीं बोला कि कभी 2017 में मैं पावर लिफ्टिंग से एशिया खेल के आया था फिलीपींस में। तो जब सीएम साहब हमारे से मिले थे और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी मिलके, उस पॉलिसी में मैं भी था, लेकिन वो पॉलिसी पेपर में ही घूमती रही। उस पॉलिसी में ये था कि भाई कोई नेशनल खेलेगा तो उसको 2 लाख रुपए, स्टेट खेलेगा तो 1 लाख रुपए। तो पॉलिसी में ही बन के टेबलों पे ही घूमते रही। वो पॉलिसी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और ना कभी एग्जीक्यूशन हो पाया। नहीं। तो इससे लगता नहीं कि सर हमारे स्पोर्ट्स यूथ जो निकल कर आने वाला है उसको मोटिवेशन ही नहीं आ रहा कुछ? क्योंकि जो एल्डर्स हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स ले चुके हैं, जब तक उन पे हाईलाइट नहीं फोकस हो रहा तब तक यूथ कैसे मोटिवेट होगा? देखिए, यूथ जो है ना, वो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसियाँ लेके आए हैं और सभी एक ही चीज़ से जुड़ी होती हैं। वो जुड़ी होती हैं पैसे से। एक सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको अपने ऑन कैमरे बुरी लगेगी, लेकिन सब एक ही चीज़ से जुड़ी होती है, वो पैसा। बॉडी बनानी है तो आपको पैसा चाहिए, नेशनल खेलना है तो आपको पैसा चाहिए, स्टेट खेलना है तो आपको पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए। और जो हमारी फूड सप्लीमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं, स्पोर्ट्स की कंपनियां हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, एक क्रिकेटर हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ों का ये एथलीट वो प्रचार करते हैं, लेकिन ये हम तक क्यों नहीं पहुँचते? इनको भी तो पैसा चाहिए ना, वो इसलिए नहीं पहुँचते। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि भाई पॉलिसी लगाएं और जो सचिन तेंदुलकर को ले वो एक छोटे खिलाड़ी को भी ज़रूर स्पॉन्सर करे। ओके। क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन ही मिलेगी उस टाइम पे कि भाई गवर्नमेंट कहीं तो साथ दे रही है। ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में क्योंकि हमारे देश में मुझे लगता है क्रिकेट ही एक ऐसा गेम रह गया जहाँ तक पैसा, प्रसिद्धि, प्रचार, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि दूसरी भी चीज़ें, या फिर दूसरा आजकल सिर्फ ओलंपिक का रह गया। ठीक है, तो जो बाकी है, नेशनल है, एशिया है, वर्ल्ड है, कॉमनवेल्थ है, वो बंदे कहाँ हैं? उनके लिए नौकरी भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। सो सर एक है ना, मतलब एक क्वेश्चन है जो मुझे हर बार खलकता भी है जब कभी भी मैं ग्राउंड पे उतरता हूँ या मैं देखता हूँ माहौल में जाके,
एक बंदा जो मेरे साथ पहले कभी खेलता था, उसने कैरियर पीक पे रखा, ठीक है, उसका कैरियर पीक पे हुआ, उसने कभी एजुकेशन में ध्यान दिया नहीं, रीज़न क्योंकि डेडिकेशन स्पोर्ट्स को दे दिया। उसने कई नेशनल खेल लिए, कई इंटरनेशनल खेल लिए, जॉब नहीं लगी, उसका रिटायरमेंट एज फैक्टर आया, रिटायरमेंट लिया, कोच बन गया, ठीक है। ऐसे मैं तो जस्ट उस वे में बोल रहा हूँ कि ये तो बंदा परफॉर्मेंस करके कोच बन गया। कई ऐसे होते हैं जो स्टेट तक में खेलते हैं, कोच बन जाते हैं, और दूसरे जो नए बच्चे उनके पास सीखने आ रहे हैं और उनका भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं। तो ये कुछ धांधलेबाजी मुझे सर्किट में समझ में नहीं आ रही, ये है क्या सिस्टम सर? देखिए, ये तो हर जगह ही है कि अनक्वालिफाइड जो कोच बन जाते हैं और अनएजुकेटेड जो लोग कोच बन जाते हैं, वो स्टेट खेलते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, चापलूसी चलती हैं। चापलूसी जो उनके कोच होते हैं या उनके जो कोच होते हैं वो अपना फेडरेशन के अंदर एक पकड़ चाहते हैं, तो उनको एक ऐसे 2-4 लोग ऐसे चाहिए जो उनकी पकड़ में हाँ मिलाते रहें, ना में ना करते रहें, ठीक है। तो अनएजुकेटेड लोग क्या होगा, वो हाँ में हाँ करेगा, ना में ना करेगा। तो यही रीज़न है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो उस फेडरेशन में बने रहते हैं, ताकि वो ऊपर वाला चाहता है कि नीचे वाले लोग बने रहें, तो इसलिए वो बने रहते हैं। लेकिन वो नहीं बने रहने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मान लो कोई अच्छा खिलाड़ी खेलता है और नेशनल में वो रेफरी हैं, नेशनल में रेफरी हैं, तो वो उस अच्छे खिलाड़ी का वो नहीं कर पाएंगे, डिसीजन नहीं कर पाएंगे कि इसने लिफ्ट सही करी, गलत करी, क्या किया, कि वो नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि वो उससे अनक्वालिफाई कम है, वो उससे अनएजुकेटेड है, वो उससे कम है। तो ऐसे देखो, वो तो हर टाइप से ही होती आई है और वो आज भी हो रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आज भी फेडरेशन में पावर लिफ्टिंग में और वेट लिफ्टिंग में, बॉडी बिल्डिंग में ऐसा ही चल रहा है। ये तो मार्शल आर्ट तो भरा पड़ा है इनसे जी। मैं बताऊँ तो मार्शल आर्ट इनसे भरा पड़ा है। जिसको पैड पकड़ने नहीं आते वो पैड पे किक मारने की ट्रेनिंग देता है। जी। मेरे खुद के नोन में कई लोग ऐसे, मैं उनसे हाथ जोड़ के खुद मना करता हूँ। मैं कहा भाई तुम अपना तो बिगाड़ चुके, पर ये जो बच्चा उम्मीदों से आ रहा है तुम इसको बहुत ज़्यादा अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं एक फिल्म स्टार का नाम नहीं लूँगा वैसे, और उसके मैं काफ़ी क्लोज था, उसको बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का पूरे इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बना रहे थे, ठीक है। वो सिर्फ जिम में ही गया था। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप जनरल सेक्रेटरी बन रहे हो, आपको नॉलेज तो कुछ है नहीं। और नॉलेज वो बन इसलिए रहा था ताकि वो उसके पास पैसा है, पावर है, स्पॉन्सर हैं, तो वो इसलिए बन रहा था। तो कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसा होता है। जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो पैसे वालों के लिए होता है। आप किसी भी फेडरेशन में देख लेंगे, क्योंकि पैसे से ही चलता है। और पैसे वाले को चाहिए चापलूस लोग जो उसकी कुर्सी को बनाए रखे। सारा जो झगड़ा है वो कुर्सी का है भाई। मतलब तो अनएजुकेटेड लोगों को आप रोक नहीं सकते हो, वो चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे। कुल मिला के ये है कि हमारा जो हिडन टैलेंट मैं बोल सकता हूँ, हाँ, लेकिन लोगों के भी हाथ में है। लेकिन उसमें क्या है, एक छोटी सी चीज हो सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पॉलिसी लाए कि इतने नेशनल खेला होगा, इतने अंतर्राष्ट्रीय खेला होगा, इतना सब कुछ खेला होगा, तो आपको रेफरी बना के एक एग्जाम लेंगे, जो एग्जाम आज भी लेते हैं वो, लेकिन वो फॉर्मेलिटी, हाँ, फेडरेशन लेवल पे, फॉर्मेलिटी लेवल पे वो एग्जाम आज भी लेते हैं रेफरी बनाने के लिए। लेकिन वो अपने ही कुछ लोगों का लेते हैं, उन्हीं को फिर बना देते हैं, एक ग्रेड लेवल देते हैं हाँ, ग्रेड, हाँ। तो मैं जो उसमें सरकार का इंटरफेयर रहेगा तो सही रहेगा। और इसमें क्या होता है सर, सरकार को भी हेल्प मिलेगी एक बढ़िया कोच निकाल के साई सेंटर में भी डालने के लिए। साई सेंटर में जैसे जिम है, जैसे लोग जिम चलाते हैं आजकल, तो कुछ लोग प्राइवेट कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट का जो होता है ना, गवर्नमेंट का, ये देखिए सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरटेनमेंट, ये लिखा हुआ है। ये मिनिस्ट्री, ये गवर्नमेंट का, ये मोदी जी ने जो स्केल ऑफ इंडिया चालू किया था ना, ये उसका है। अगर आपको किसी को भी कोच बनना है या कुछ करना है तो आप यहाँ इस साइड पे जाएं और ये अप्लाई करें। वो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देते हैं, कोच की ट्रेनिंग देते हैं, वो हर चीज़ की आपको ट्रेनिंग देते हैं वो। तो मेरा तो मानना है कि अगर आपको एजुकेशन लेनी है स्पोर्ट्स की या किसी भी चीज़ की, तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप ये कर सकते हैं। मतलब काइंड ऑफ वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन है यहाँ पे, या वहाँ पे आपको मैनुअली जाके ट्रेनिंग लेनी होती है? ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, गवर्नमेंट की हर चीज़ पे कमांड है।
जी मतलब ये प्रधानमंत्री केंद्रीय विकास योजना के अंडर आता है। अंदर, हाँ। सर आपको नहीं लगता कि स्पोर्ट्स में इंजरी सबसे बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट है? सबसे नेगेटिव पॉइंट है। और फिर आप कहोगे यार सरकार के रोने होता रहता है, सरकार बोलता रहता है, तो उसमें ये भी होना चाहिए जो खिलाड़ी नेशनल खेल ले वो अपना इतने लाख रुपए तक पॉलिसी के इलाज करा सकता है। इंजरी हो जाए तो अपना यहाँ इलाज करा सकता है। हालांकि स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर एम्स में है वो, लेकिन क्या है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो जिस गांव का बच्चा हो उसी में जो प्राइवेट अच्छा हॉस्पिटल हो वहाँ उसका इलाज हो जाए। मैं गवर्नमेंट से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। जो नेशनल खेला हुआ है या और अच्छे स्तर पे खेला हुआ है उसकी एक पॉलिसी बना सकता है, कुछ भी कर सकते हो। तो सो इसमें जो आप करते हैं सर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, इसमें किस टाइप की इंजरीज के ज़्यादा चांसेस होते हैं और कैसे आपने बताया बैक अभी आपके लगी हुई है। देखो क्या होता है जब हम पावर लिफ्टिंग में हम बेंच करते हैं, एक पार्ट है वो बेंच करते हैं तो हमारी चेस्ट का पार्ट भी फट सकता है, ठीक है ना। रोड हमारे ऊपर भी गिर सकते हैं, भगवान ना करे ऐसा कभी हो। हम स्क्वाट करते हैं, स्क्वाट मतलब होता है उठक बैठक, कंधे पे हम वजन हम कम लोअर बैक भी जा सकती है। हम डेड लिफ्ट करते हैं उससे भी हमारी कमर, मेन है कमर है, कहीं पे भी इंजरी हो सकती है। तो बॉडी के पार्ट है, किसी का घुटना जा सकता है, किसी के एल्बो जा सकती है, कहीं पे भी कुछ हो सकता है। तो इंजरी तो एक गेम का पार्ट भी है, वो तो पार्ट है ही है। एंड लाइक आपकी वाली फील्ड में तो ये सब कुछ ही है सर, एक तरह से बैकबोन ही है पूरा प्रॉपर। जी। तो सर सबसे ज़्यादा मतलब जब आप ये सब एक्टिविटी करते हैं, मतलब ऑब्वियसली आपको भी तो मज़ा आता ही होगा, ठीक है, बट दुनिया का कैसे रिस्पॉन्स देखते हो आप? आपके दुनिया तो एक मैं देखो दुनिया मुझे तमाशे की तरह देखती है, ऐसा है? हाँ, और मैं दुनिया को देखता हूँ कि हाँ यार ये मुझे देख रहे हैं। तो आप क्या कैसे मोटिवेट होते हो, क्या फील अंदर से क्या फील आता है? मोटिवेट तो ये होते हैं कि जब पहली बार खींची तो मेरे 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, गांव वालों ने पैसे दिए थे, तो पैसे से ही होते हैं मोटिवेट तो। लेकिन लोग अब आसपास में जो गांव है सब इसी वजह से ही ज़्यादा जानते हैं। पावर लिफ्टिंग से एशिया खेला है, किक बॉक्सिंग खेली है, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन हूँ, उस तरीके से लोग नहीं जानते। अब वो कहते हैं यार वो बस खींची है, वो ट्रक खींची है, उस तरीके से लोग ज़्यादा जानते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सर पहचान इस चीज़ से बन रही है, इस चीज़ से बन रही है। आप किस में चाहते थे? पावर लिफ्टिंग से। अब पावर लिफ्टिंग से, लेकिन अब लोग तमाशा देख के खुश हैं तो उनको तमाशा दिखाते रहो भाई। तो पावर लिफ्टिंग के लिए क्या प्लान चल रहा है सर कि मैं इसमें अगर आप पावर लिफ्टिंग 2018 के बाद अभी रिसेंटली स्टेट खेला है हमारा, तो गोवा के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। हमारी फैमिली भी है, हमें उस चीज़ के लिए भी सोचना पड़ता है, तो मैं शायद इस बार का अपना पैसों की वजह से अपने गोवा का टूर कैंसिल करूँगा। अगर आप वहाँ खेल लेते हैं उससे आपको रिटर्न में क्या बेनिफिट आने वाला है? रिटर्न में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यही तो मैं सरकार को बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि रिटर्न में हमें बेनिफिट दे, कुछ तो दे। अगर उसके बाद सिलेक्शन के बाद हम वर्ल्ड जाएंगे, कॉमनवेल्थ जाएंगे, उसके बाद हमें मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। मतलब नेशनल लेवल तक जस्ट एक जो साल की स्कॉलरशिप आती है वो आ रही है, बंद है अभी? वो अभी बंद है, वो अभी बंद है। पिछले 7-8 साल से गवर्नमेंट ने बंद की हुई है, फेडरेशन लेवल पे बंद की हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ग्रास रूट से ही लेके चले, क्योंकि फाइनेंशियल अगर बचपन में ही ठीक नहीं होगा उन बच्चों का स्पोर्ट्स प्लेयर्स का, हाँ, तो आगे कब तक वो तो छोड़ जाएगा बीच में। छोड़ जाएगा वो, इसलिए छोड़ जाते हैं। जैसे मैं अभी नेशनल नहीं जा रहा, पैसे की वजह से नहीं जा रहा, और क्योंकि गोवा जाने का खर्चा ही 50,000 रुपये रहेगा, 5 दिन का रहना खाना। एक एथलीट ऐसे तो नहीं करेगा कि ढाबे पे जाके वहाँ पे खाना खाएगा, वो तो करेगा नहीं ना। नहीं। तो वो अपने एथलीट के हिसाब से ही खाना खाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ग्रास रूट तो ये है मेरे भाई कि 5 साल से आप बच्चे को करो, लेकिन एक ही बात है, पैसा। कोई भी स्पोर्ट्स चले जाओ तो वो पैसा लगता है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मुझे अपने दिन याद आते हैं सर, जब मैंने गेम छोड़ा था, मुझे पता है कि मैंने किस हिसाब से छोड़ा जी। मैं एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप सबके मेरे पास सिलेक्शन लेटर पड़े थे, बट मैं नहीं जा पाया। रीज़न क्योंकि सर आपने किक बॉक्सिंग खेली है, आपको पता होगा, मैं भी किक बॉक्सिंग का प्लेयर रह चुका हूँ पहले, ठीक है, वाको के साथ में खेलता था। बहुत पैसा जाता है, तो वो उस लेवल पे आने के बाद में मैंने अभी ये देखो ना, 99 में बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, और फिर पावर लिफ्टिंग, फिर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, फिर किक बॉक्सिंग। खुद मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितने गेम खेल लिए। फिर रिकॉर्ड्स हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो क्या क्या कर लिया खुद मुझे कई बार याद नहीं रहता कि मैंने क्या क्या कर लिया। सर आपने बताया कि वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, किक बॉक्सिंग, तो बाकी का तो मुझे समझ में आया सर। किक बॉक्सिंग में कैसे एंट्री ले गए? ये तो एक ऐसा गेम है, मतलब
पंच किक बॉक्सिंग में हम इसलिए एंट्री ले गए कि एक स्टेट हो रहा था किसी स्कूल में, अच्छा, तो उसमें क्या मैं एज ए चीफ गेस्ट गया हुआ था किक बॉक्सिंग में। तो जब मैंने देखा कि यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वहाँ पे कोचेस थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे भी सीखना है। वो कह रहे आ जाइयो। फिर मैं एक हफ्ते बाद मैंने तुरंत उनके पास पहुँच गया, वो भी हैरान थे कि मैं उनके पास सीखने के लिए पहुँच गया, उनके घर पे पहुँच गया। तो मैंने तकरीबन 6 महीने ये सीखी। किसके पास में सर? योगेश शाह है, योगेश शाह, हाँ। तो मैंने उनके पास सीखी है, नरेला आई थिंक, नरेला। तो मैंने उनके पास सीखी है, उन्होंने स्टेट खिलाया मेरे को, फिर नेशनल खिलाया, फिर नेशनल से मैं अर्जेंटीना वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में मेरा सिल्वर मेडल है। हाँ, तो वहाँ से फिर मैं वर्ल्ड चैंपियन भी बन के आया हूँ। दैट्स ग्रेट सर, कांग्रेचुलेशन। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लाइक मेडलिस्ट हो जी। और मैं भी सेलेक्टेड था, आई वाज सेलेक्टेड इन 2013, बट बिकॉज ऑफ लाइक अगेन मैं दोबारा से मतलब वही घूम फिर के स्पोर्ट्स पर्सन का रोना फाइनेंस आता है। नहीं, हम सब मिलके है ना, कोई पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट को, आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ज़रूर बोलूँगा कि कुछ ना कुछ जो हमारे यूथ हैं, जो गरीब यूथ है, गांव के यूथ है, कॉलोनी के यूथ हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करो। सर मतलब मोटिव हमारा यही है कि स्पोर्ट्स जो एक छूटता जा रहा है लोगों का, पहले लोगों का स्पोर्ट्स आता था कि कैरियर देखते थे, अब जब कैरियर के अंदर लाइक लोगों को बेनिफिट्स ही नहीं दिख रहे तो एजुकेशन की तरफ में रूट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है जी। जिस वजह से आपने इम्पैक्ट देख लिया होगा इस वाले ओलंपिक का। जी जी जी। लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो हमारी खुद की एक मुहिम है कि इसमें घुसना है, फाइनेंशियली जैसे भी स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट कर पाए वो सपोर्ट करना है, उनको एक आइडेंटिटी देनी है मार्केट में, लाइक इंडिया मार्केट में। तो जैसे अगर मैं बात करूं सर, मैं जब एशियन चैम्पियनशिप पुणे में हुई थी तो मैं वो खेला था, वहाँ पे जब बाहर के एथलीट्स आए थे और हमारे एथलीट्स, सर ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उनकी ट्रेनिंग का भी फ़र्क रहता है, क्योंकि वहाँ के जो यहाँ के जो, जैसे सपोज कीजिए कि हमें इंग्लैंड जाना है खेलने के लिए, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम 6 महीने पहले वहाँ जाके बैठ लें, उनके वेदर के साथ, उनकी प्रकृति के साथ हम ट्रेनिंग कर ले। वो हमारे पास, या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है, और वो हमारे पास यहाँ जल्दी आ जाते हैं। वो हमारे जो टेम्परेचर है, गर्मी सर्दी बरसात का, वो उसमें ऐड हो जाते हैं, वो बुल मिल जाते हैं। तो सर किस लेवल का प्रैक्टिस सिनेरियो बना रहता है? मतलब जैसे मान के चलिए आपको अगर 4 दिन पहले जाने का भी मौका मिला वहाँ पे, तो अच्छे कोच होने चाहिए, अच्छे फिजिशियन होने चाहिए हमारे साथ। क्या आपके साथ में फिजिशियंस जाते हैं जब कभी? नहीं, यहाँ इतना फेडरेशन जो ना इतना एक्सपेंसिव बियर नहीं करती, ठीक है, क्योंकि उनके पास ही बजट का शॉर्टेज रहता है। खुद ही लड़का कोच होता है, वही फिजिशियन है, वही सब कुछ है, बस रगड़ रहे हैं अपने आप को। तो मैं स्पोर्ट्स बुक के माध्यम से हमारे जो खेल मंत्री हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, सेंटर के और दिल्ली के सीएम साहब को, कि दिल्ली की तरफ थोड़ा सा एक नई पॉलिसी बनाएं और सेंटर से भी कोई 200-400 करोड़ की कोई पॉलिसी लाएं जो हर साल कम से कम खिलाड़ियों का फ़ायदा हो। मतलब ये मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि दिल्ली स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिस पे पूरे इंडिया की नज़र होती है। मतलब अगर आप कंपटीशन देखते हो सर, अदर स्टेट वाले दिल्ली की तरफ में अलग ही लेवल कंपटीशन फील करते हैं। जी जी जी। पर वहाँ का जो प्लेयर है ना, वो मोटिवेट होके जाता ही नहीं है। उससे अगर पीछे से बैक सपोर्ट मिला ना, वो शायद हो सकता है हर बार की ओवरऑल ट्रॉफी ला सकता है, हर बार का मेडलिस्ट बन सकता है। हरियाणा की गवर्नमेंट देती है सपोर्ट, तो वहाँ पे आता है तो लेकिन हमारे यहाँ भी जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ये ऑलरेडी जो सीएम साहब हैं, ये ऑलरेडी अफसर हैं, रिटायर्ड अफसर हैं ये, तो इनको पॉलिसियों के बारे में भी पता है, बहुत अच्छा ज्ञान है। तो अगर आपका चैनल वहाँ तक पहुँचे तो अपनी मेरी बात वहाँ तक पहुँचाओ, और अरविंद जी को बोलो कि भाई प्लीज़ कर दें खिलाड़ियों के लिए कोई ना कोई भलाई का काम। हमारा एक लास्ट पॉडकास्ट दिनेश भारद्वाज जी के साथ में था, मे बी आपने देखा था वो। तो उन्होंने एक पॉलिसी तो नहीं बोलूँगा, एक मुहिम टाइप ला रहे थे, खेलो दिल्ली गेम्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक दिल्ली के जितने भी ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स थे सबको बोला जा रहा था कि आओ खेलो। बट एज सडन जो क्राइसिस पीछे जो भी डिस्प्यूट पीछे हुआ, जिस वजह से वो पोस्टपोन हुआ, अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं है कि कहाँ पे वो चीज़ होने वाली है, नहीं होने वाली। सो दिनेश भारद्वाज जी भी लगे पड़े हैं, मैं चाहूँगा कि मैंने भी उनको खेलते हुए देखा है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं वो। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अभी भी स्पोर्ट्स प्लस काउंसलर हैं, तो वो भी सीएम साहब से बात कर सकते हैं कि भी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वो भी खिलाड़ियों के प्रति, खिलाड़ी कैसे खेलता है, खिलाड़ी क्या क्या खेलता है,
वो ऑलरेडी खिलाड़ी है। वो ऑलरेडी खिलाड़ी, वो ग्राउंड लेवल जानते खिलाड़ी। हाँ, तो वो ज़्यादा कह सकते हैं अगर उनकी। बिल्कुल, मैं आपकी लाइक फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, और मैं खुद कोशिश करूँगा कि मेरे साथ में इस वीडियो को वहाँ तक मैं पहुँचवा पाऊँ। सर जैसे हमारा एथलीट काउंट बढ़ रहा है इंडिया में, हमारा जॉब काउंट बढ़ रहा है, अभी जैसा आपने मेंशन करा, ठीक है, हमारे स्टेडियम्स बढ़ रहे हैं एज़ पर द गवर्नमेंट, खेलो इंडिया स्कीम्स आ गई है, कमी कहाँ पर है? देखो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एथलीट बढ़ रहे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई अभी कि सिंथेटिक ग्राउंड की। सिंथेटिक ग्राउंड क्या होता है? जिसपे हम भागते हैं जी, ठीक है। वो बहुत सारे ग्राउंड पहले बहुत ही कम ग्राउंड थे, शायद एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में था, उसके अलावा वो छत्रसाल स्टेडियम में हुआ है, अभी पूटकला एक स्टेडियम बना है। तो सिंथेटिक ग्राउंड जो है ना बड़ा कॉस्टली होता है, करोड़ों रुपए का होता है वो जी। तो अब धीरे धीरे हमारे दिल्ली में 4-5 ऐसे बन चुके हैं। तो वो क्यों बने? वो डिमांड की वजह से बढ़े हैं कि एथलीट बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से ये बढ़े हैं। तो ऐसे ही मैं सरकार से नम्र निवेदन या प्रार्थना करना चाहूँगा कि जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि उन पे लगाम लगाओ, या आप एक पॉलिसी निकाल सकते हैं कि आपको हमारा ये टेंडर चाहिए तो आप इतने एथलीटों को अडॉप्ट करोगे या इतने एथलीटों को आप स्पॉन्सर करोगे। मतलब कुछ तो ऐसा हो कि आप प्राइवेट कंपनियों को बिल्कुल पकड़ के रखो कि भाई आपको इतना करना ही करना है। अगर आपको हमारे क्राइटेरिया में कुछ ऐसा करना है तो इतना कुछ करना है, उसको आप स्पॉन्सर का रूप भी दे सकते हैं, उसको आप कोई भी रूप दे सकते हैं। नहीं, सही बात है। और दूसरा एक चीज़ मैं वो बताना चाहूँगा कि 2017 में एशिया खेल के आया, तो 2018 के जनवरी में हमको सीएम साहब ने बुलाया एक मीटिंग के लिए, ठीक है। तो उस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि भाई मैंने गवर्नमेंट को यही बोला कि भाई आप उसमें मनीष सिसोदिया जी थे, अरविंद केजरीवाल थे, बहुत सारे अर्जुन अवार्डी थे, द्रोणाचार्य अवार्डी थे, वहाँ बैठे हुए थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो उसमें मेरा यही था कि जो खिलाड़ी गांव से, कॉलोनी से या किसी कस्बे से आ रहा है, जिसको ट्रैक ही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, आप उसकी ट्रैक पे मदद करके, पैसे से, कंपनी से बाहर भेज के, ट्रेनिंग दे के, मदद तो किसी भी प्रकार से हो सकती है जिससे वो आगे बढ़ सके। मदद का कोई रूप तो है नहीं कि भाई आप किसी को खाने के लिए देंगे जब भी वो खिलाड़ी खेलेगा। सही बात है। तो आप वो पॉलिसी लाके प्राइवेट कंपनियों से आप बात करो, टाटा है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जल बोर्ड की अब तो हमने दिल्ली में भी प्राइवेटली दे दिया है। तो ऐसे हमारे कम से कम 16 कंपनियां ऐसे हैं जो दिल्ली में बड़े ऑन रिकॉर्ड चल रही हैं। आप उन कंपनियों से बात करो कि दिल्ली के आपको इतने बच्चे स्पॉन्सर करने हैं, पैसे देने हैं, कुछ भी करना है तो सरकार कर सकते हैं, सरकार के क्राइटेरिया। ये बात मैंने मनीष सिसोदिया जी को बोली थी 2018 में जनवरी में, दिल्ली विधानसभा में हमारी मीटिंग हुई थी। तो क्या सुनवाई हुई सर? वो कोई सुनवाई नहीं हुई, बस वो फाइलें ही घूम रही हैं। वो मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन नहीं भी हुई है, रिजल्ट कुछ नहीं आया, कोई पॉलिसी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बनी। उसके विरोध में हमने सोचा भी था बाद में कि जंतर मंतर पे धरना देंगे, लेकिन वो फिर और बहुत सारी पॉलिटिकल जो जैसे स्पोर्ट्स में पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, तो जैसे मेरे सीनियर्स हैं तो बहुत सारे लोगों से बात हुई हमारी, तो कह रहे छोड़ो यार, सही बात है, गवर्नमेंट से पंगा ना लें, तो फिर हमने ये चीज़ बीच में ही ड्रॉप कर दी। ये थे परवीन सोलंकी सर, इनका ये था एक्सपीरियंस, इसलिए इनको बोला जाता है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। मतलब परिस्थिति कुछ भी हो, टूटना नहीं है, परिस्थिति कुछ भी हो, गेम कुछ भी हो, अपना रास्ता अपने आप चुनना है, जो कि इन्होंने चुना। इन्होंने एक वो गेम भी खेली जो कि फिजिकली स्ट्रेंथफुली, लाइक मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा लाइक किक बॉक्सिंग जिसको बोल रहे हैं हम लोग, कि किक बॉक्सिंग तक में वर्ल्ड चैम्पियन बने। सो एज डजेंट मैटर, स्ट्रेंथ डजेंट मैटर, द मैटर इज़ आपका इंटरेस्ट कहाँ आपको लेके जा रहा है, और आपका इंटरेस्ट के साथ साथ में आपने उस पर कितना टाइम दिया है, और डिसिप्लिन ऑब्वियस। एंड द सेकंड थॉट इज़ कि डो फ्री रहना है हमें, डोंट यूज़ शॉर्टकट्स। जो सर ने बताया कि ऐसे मार्केट में बहुत लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, चॉइस आपकी रहेगी, चॉइस आपके कोच की रहेगी। अगर आपको लगता है आपके कोच ने आपकी चॉइस के अगेंस्ट में जाके चीज़ें बता रहा है और जो कि वो गलत है, तो एटलीस्ट उसे हाईलाइट करो, उसे करेक्ट करो, क्योंकि आप ही की बॉडी में जाने वाला है सब कुछ आप ही के अंदर रहने वाला है, नुकसान भी आप ही को पहुँचाएगा। सो आवाज़ उठाएं इन सब चीज़ों पे एंड डो फ्री भारत बनाएं। थैंक यू सो मच स्पोर्ट्स बुक के साथ दोबारा, एंड मिलते हैं अगली बार एक नए हिडन टैलेंट के साथ। थैंक यू।